हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जो कि बीएसओ और एसएसओ के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा शहद में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो शहद में जो प्रमुख रूप से पाई जाती है वह फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज जो होती है यह शहद में 38.2% पाई जाती है। साथ ही याद रखें कि जो ग्लूकोज होता है यह 31.3% और सुक्रोज जो होता है यह 1.3%, माल्टोज 7.1% पाया जाता है तथा जो इसमें पानी होता है यह 17.2% पाया जाता है। तो इसलिए फ्रुक्टोज को हम लोग शहद का प्रमुख घटक मानेंगे, क्योंकि सबसे मैक्सिमम मात्रा में 38.2% फ्रुक्टोज ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है यह चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है और इसमें जो तरंग दैर्घ्य का परास होता है यह 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर तक होता है। आगे याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये तरंग दैर्घ्य जो होता है बढ़ते क्रम में होता है। पहले गामा होता है, फिर उससे लंबा जो होता है एक्स किरण होता है, उसके बाद परावैंगनी किरण होता है, फिर दृश्य किरण होता है, फिर अवरक्त किरण होता है, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर दीर्घ रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले घटता है इसका आयतन, फिर बढ़ता है। अधिकांशतः जो द्रव होते हैं गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी जो है इसका एक्सेप्शन है और पानी जो होता है इसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो जो परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये सभी जिम्मेदार होंगे। यानी इंद्रधनुष बनने के लिए परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सभी परिघटनाएं जिम्मेवार हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो यह अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। सॉरी, ये तो दर्पण है, लेंस। हमारा आंसर ए हो जाएगा। जो मायोपिया होता है इसमें पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके निकट की दृष्टि वस्तु जो होती है दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसको मायोपिया या निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है विमंदक की तरह किया जाता है। और जो ग्रेफाइट होता है यह शुद्ध कार्बन है जो रासायनिक रूप में हीरे के जैसा ही होता है, लेकिन जो इसकी आणविक संरचना होती है यह हीरे से बिल्कुल अलग होती है, जिसके कारण हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। साथ ही याद रखें कि जो ग्रेफाइट होता है ताप और विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो ये टेक्नीशियम हो जाएगा, जिसे TC से दर्शाते हैं और यह रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 43 होता है। याद रखेंगे, टेक्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है यह 43 होता है और इसे TC के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे 1937 में सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। यानी जो संवेग होता है यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इससे द्रव्यमान की प्राप्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होती है यह आयोडीन की कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि श्वास नाली के दोनों ओर स्थित होता है और यह शरीर के सबसे बाहरी बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विखंडन द्वारा जनन होता है? यह शैवाल होता है जिसमें विखंडन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो उत्परिवर्तन सिद्धांत था इसको म्यूटेशन सिद्धांत बोलते हैं, इसको ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था।
ह्यूगो डे व्रीज ने बोला था कि जब किसी जीन के डीएनए में या आरएनए में अचानक और अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन बोला जाता है। इसके अनुसार होता है कि नई जाति की जो उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसकी विशेषता होती है कि उत्परिवर्तन जो होता है अचानक उत्पन्न होता है और तुरंत क्रियाशील हो जाता है। उत्परिवर्तन पूर्ण रूप से होता है और उत्परिवर्तन उन्नत या विनाशकारी हो सकता है और उत्परिवर्तन जो होता है प्रकृति चयन के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। तो दिया हुआ है ऑक्सिन। ऑक्सिन हो जाएगा पादप हार्मोन है, इसका काम होता है शिखर प्रधानता, यानी ऑक्सिन से क्या होता है पौधों की लंबाई बढ़ती है। अगला है साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन होता है यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। फिर होता है जिब्रेलिन, यह कोशिका वृद्धि में मदद करता है। और एक होता है एथिलीन, यह फलों को पकाता है। तो याद रखेंगे जो पादप हार्मोन दिए हुए हैं और उसके कार्य दिए हुए हैं। ऑक्सिन क्या करता है, शिखर प्रधानता यानी पौधों की लंबाई बढ़ाता है। साइटोकाइनिन से कोशिका विभाजन होता है। जिब्रेलिन होता है, इससे कोशिका वृद्धि होती है। और जो एथिलीन होता है, इससे फलों को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी के कारण वायरस नहीं है? तो देखते हैं, पोलियो वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, खसरा भी वायरस से होता है, और ये जो टाइफाइड है यह वायरस नहीं बैक्टीरिया से होता है। इसका ट्रिक भी होता है टी टा डी को है प्लेग। टी से टाइफाइड, टी से टिटनस, टा से टाइफाइड, डी से डिप्थीरिया, को है से हैजा और प्लेग। ये सभी जीवाणुओं से होने वाले यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। और बाकी ये पोलियो वायरस से है, रेबीज वायरस से, खसरा वायरस से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे वायरस नहीं है बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कोड को चूज करना है। दिया हुआ है B9, तो B9 होता है, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, ये सही है। अगला है B7, तो B7 का जो नाम होता है बायोटिन होता है, ये पायरिडॉक्सिन। B6 का नाम होता है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। उसके बाद है विटामिन डी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, यहाँ पे साइनोकोबाला में लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। याद रखना है कि जो विटामिन B9 होता है इसका नाम फॉलिक एसिड होता है। विटामिन जो B7 होता है इसको बोलते हैं बायोटिन। विटामिन डी होता है इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। और B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। और साथ ही जो ये साइनोकोबाला में दिया हुआ है ये B12 को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो ये भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है यह नहीं हो सकेगा। भोजन का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। और कोशिकीय श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में चेंज होती रहती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो इसमें गैम्बूसिया फिश होता है, इसका जो यूज करते हैं मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए करते हैं। गैम्बूसिया मछली का एक प्रजाति है जिसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। और मच्छर जो मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए भी जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। यानी जो गैम्बूसिया फिश होती है या मच्छरों के अंडों के लार्वा को खा जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व जो होता है मुख्य रूप से मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो उसने गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति हुई उसके जस्ट बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। और सेना का पुनर्गठन हेतु पील आयोग का भी गठन किया गया था। और 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही याद रखेंगे, इस घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, क्योंकि इन क्षेत्र के सेनाओं ने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय का संबंध अफगान युद्ध से नहीं था? ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का संबंध अफगान युद्ध से नहीं था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से लेकर के 1842 तक। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड था तथा इसकी समिति जो थी समाप्ति लॉर्ड एलनबरो के
कार्यकाल में हुई थी, तो एलन बरो संबंधित हो जाएगा। और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच में, और इस टाइम लिटन वायसराय था। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1919 में हुआ था, और इस समय भारत के जो वायसराय थे यह चैम्सफोर्ड थे। 1921 में दोनों पक्षों के बीच एक संधि स्थापित हो गया, और 1922 में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दूतावास संबंध स्थापित किए गए, और इस समय में आंग्ल अफगान संघर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो बाकी जो तीनों हैं, एलन बरो, लॉर्ड लिटन, चैम्सफोर्ड, यह अफगान युद्ध से संबंधित होगा। जो लॉर्ड कैनिंग होगा वो नहीं होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये कुमारगुप्त थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण के कारण और इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, जो प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षाओं विशेषकर वज्रयान परंपरा में विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था मुख्य रूप से वज्रयान शाखा का प्रशिक्षण देता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख होता था। जैन एवं तमिल साक्ष्यों से इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही अशोक ने दक्षिण भारत में केवल कलिंग की ही विजय की, जिसका प्रमाण 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में यूरोपीय चित्रकारियों का आगमन हुआ था? तो ये अकबर थे, जिनके दरबार में यूरोपीय चित्रकारों का आगमन हुआ था। अकबर के कार्यकाल में पुर्तगालियों का सबसे पहले प्रवेश हुआ। उसमें देखते हैं मुगल चित्रकारों ने जिनकी दो विशेषताएं ग्रहण की थी। एक था व्यक्ति विशेष का चित्रण करना, और एक दृश्य के आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। यानी चित्रकला का जो विकास हुआ वो हुमायूं के दरबार में प्रारंभ हुआ था, और अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला पर पड़ा था। और इस समय मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था, और दशवंत एवं वर्षावन भारतीय चित्रकार थे। साथ ही जहांगीर का जो शासनकाल है उसको मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्र थे। हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति किस वर्ष दी गई थी? तो यह 1813 के चार्टर एक्ट में दी गई थी। याद रखना कि 1800 चार्टर का अधिनियम जो आया था उसमें बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया है, और चीन के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को बरकरार रखा गया, और भारत में शिक्षा के लिए धन आवंटन का प्रदान किया गया, जिसमें 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया गया। साथ ही 1813 के एक्ट में भी बोला गया कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी जो होगा यह आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं होगा। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में, इसमें हैदर अली ने अंग्रेजी सेनापति को हरा दिया था, और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा इसे विराम दिया गया था, और इस समय गवर्नर जनरल था हैरी वेरलेस था। उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड हैंगस्टिन था, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, और चौथा जो हुआ था उसमें वेलेस्ली था। तो इसलिए डलहौजी का संबंध इससे नहीं होगा, तो हमारा आंसर डलहौजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। या साथ ही याद रखें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था 1824 में गुजरात में हुआ था, और उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, और उनकी कुछ और भी रचना है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ पाखंड खंडनी, पताका, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्यम, ये सभी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, एका आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो जो एका आंदोलन था यह अवध में चलाया गया था। 1921-22 में अवध के किसानों के द्वारा एका आंदोलन को शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं।
H2 हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसमें जो जिरकोनियम है यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी एस्टेटाइन, फ्रेंसियम और ट्रिटियम ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। और भी होता है अधिक अभिक्रियाशील धातु, पोटेशियम के बाद होता है सोडियम होता है, फिर उससे कम कैल्शियम होता है, उससे कम मैग्नीशियम होता है। इस तरह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो यह अफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ताव के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो हो जाएगा रोज मेटल और टाइप मेटल। हमारा आंसर डी हो जाएगा। जो पीतल होता है यह कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कांसा जो होता है यह कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। रोल गोल्ड जो होता है यह कॉपर और एल्युमिनियम से बनता है। साथ ही एक होता है टाइप मेटल, तो टाइप मेटल ये एसबी, पीबी और एसएन से मिलकर यानी टीन से मिलकर बनता है। और एक डेल्टा मेटल होता है, ये कॉपर, जिंक और लोहा से मिलकर बनता है। साथ ही याद रखना है जो गन मेटल होता है, तो गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जल वाष्प दोनों अनिवार्य है, सही है। यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है, ये भी सही है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, ये भी सही है। जंग के रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचा कर रखना अनिवार्य नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। देखते हैं, फोम दिया हुआ है। जो फोम होता है यह स्पंज होता है, और एक होता है एरोसॉल। तो एरोसॉल का हो जाएगा कुहासा का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद जेल होता है, तो जेल का उदाहरण हो जाएगा पनीर हो जाएगा। और इमल्सन होता है, तो ये इमल्सन जो होता है ये दूध हो जाएगा इसका उदाहरण। याद रखना है, फोम का उदाहरण जो हो जाएगा स्पंज हो जाएगा, एरोसॉल का उदाहरण कुहासा हो जाएगा, जेल का हो जाएगा पनीर हो जाएगा, और इमल्सन का हो जाएगा दूध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का के और एल को सेल जो होता है भरा है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगी 10, क्योंकि जो होता है के में होता है 2 और एल में होता है 8। ए में अगर आगे जाएंगे एम में तो उसमें होता है 18, सॉरी 8, 2, 8, 8, 18, हाँ 18 होता है, ठीक है। तो इसमें के और एल पूछा है तो 2 हो जाएगा, 2 और 8 यानी 10 होगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये है जायद पायेंग, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जायद पायेंग जो है ये असम के माजुली के रहने वाले पर्यावरणविद और वानिकी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के रेतीले तट अरुणा सपोरी द्वीप पर पेड़ लगाकर 1360 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में जंगल तैयार किया है, और इस क्षेत्र का नाम उनसे प्रेरित होकर मोलाई वन रख दिया गया है। और इस कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया याद रखेंगे, जायद पायेंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्णायक प्राधिकरण द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, ये सही है। इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। सीपीएससी 1965 में गठित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह संलग्न कार्यालय हो जाएगा। और हरित क्रांति के मद्देनजर 1966-67 में पहली बार भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यक हो जाएगा भूमि हो जाएगा और श्रम एवं पूंजी दोनों हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार संगठन से है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह गैर सरकारी संगठन है, और यह मानवाधिकारों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है।
इस संस्था को 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। अगला है, आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 होता है और 21 होता है जिसे निलंबित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद जो 358 होता है और 359, इसमें मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 358 के अनुसार होता है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत इस मौलिक अधिकार मतलब जो आर्टिकल 19 में दिए रहते हैं मौलिक अधिकार वह खुद ही निलंबित हो जाते हैं और आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 जो होता है स्वतः पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें निर्धारित किया गया था कि आर्टिकल 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। साथ ही अनुच्छेद 359 में दिया रहता है कि मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को निलंबन को लागू करे। और 359 में यह लिखा गया है कि केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो यानी जो अनुच्छेद 20 है और 21 है इसके निलंबन को लागू नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, ज्वालामुखी दिया हुआ है और देश का नाम दिया हुआ है। जो माउंट रेनियर ज्वालामुखी है यह अमेरिका में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 4 यूएस हो जाएगा। उसके बाद है माउंट एटना, माउंट एटना इटली में है। उसके बाद पैराकोटीन है, पैराकोटीन मैक्सिको में हो जाएगा और ताल हो जाएगा फिलीपींस में। याद रखेंगे, जो माउंट रेनियर ज्वालामुखी है अमेरिका में है, माउंट एटना इटली में है, पैराकोटीन मैक्सिको में है और ताल जो है फिलीपींस में है। इसी तरह एक है सबनकाया पेरू में है, कुलीमा ज्वालामुखी जो है यह मैक्सिको में है, माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया में एक है क्राकाटाओ। साथ ही याद रखेंगे जो क्राकाटाओ ज्वालामुखी है यह भी इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो यह होती है कृषि में। मौसमी बेरोजगारी की समस्या से मतलब होता है कि मतलब जब मौसम होता है काम करने का तो आदमी इस काम में लगे रहते हैं, मौसम खत्म होने के बाद वो खाली बैठे रहते हैं, इसलिए इसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं और यह कृषि में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है? तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा को पदेन सभापति होता है और संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और सभापति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट के बारे में पूछा हुआ है, उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, यह गलत है। वे मात्र दो ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये भी गलत है। और वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत है। उनका कितनी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, मतलब कितनी अधिक मैक्सिमम बार भी हो सकता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले जो सदस्य होते हैं उनको कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है। राज्यसभा संसद जो होता है सदन होता है, यह संसद का उच्च सदन होता है और इसे अस्थायी सदन भी बोलते हैं और इसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पे सेवानिवृत्त होते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कहाँ पाई जाती है? तो ये जो होती है पेरिडोटाइट परत ये मेंटल में पाई जाती है। भौतिक भूगोल के सामान्य सिद्धांत के लेखक डीके गुर्जर के अनुसार पेरिडोटाइट मेंटल की ऊपरी परत में पाई जाती है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के दबाव के कारण ठोस जैसा व्यवहार करती है, लेकिन जब कभी तापमान में वृद्धि या ऊपरी सतह के दबाव मुक्त होने के कारण यह पेरिडोटाइट चट्टानें पिघलकर मैग्मा का भी निर्माण करती है। साथ ही इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 40% से भी कम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमाएं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो देखते हैं, उष्ण एवं शुष्क पवनें जो होती है, ये हरमटन है, चिरको है, जोंडा है। ये बोरा है जो है, बोरा या उष्ण एवं शुष्क पवन का एग्जाम्पल नहीं होगा। पृथ्वी के क्षोभ मंडल के तापमान एवं वायु दाब के अंतर में के कारण चलने वाले जो पवनों को स्थानीय पवन बोलते हैं, क्योंकि ये पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है और विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। और इन स्थानीय पवनों में कुछ गर्म होती है और कुछ शीतल भी होती है। और शीतल पवनों में बोरा जो होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोरा, जो ठंडा है। बोरा के जैसे ही होता है पेम्पोरो, मिस्ट्रल, पापागायो, ये सभी ठंडे हवा के पवन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। और याद रखना है, जो अशोक मेहता समिति थी यह द्विस्तरीय थी। इसका गठन 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में जनता सरकार के द्वारा किया गया था और समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। और जो द्विस्तरीय होता है, यह जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत होता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो यह हो जाएगा 18। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? तो यह थी 318। हमारा आंसर ये हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी, ये 330 से घट करके 318 हो गई थी। साथ ही एक सदस्य मनोनीत भी किया गया, जिसे कुल सदस्यों की संख्या 319 हो गई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था, ये 1956 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर इसके सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है? तो उसके कार्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और इन दोनों की उपस्थिति में वह सदस्य लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन होना। मुद्रास्फीति का वास्तविक अर्थ महंगाई होता है, यानी जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति के मध्य असंतुलन स्थापित हो जाता है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और इस अवस्था को ही मुद्रास्फीति बोलते हैं। और इस स्थिति में जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है और मजदूरी तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं और देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है अनुच्छेद 75 के 3 में ये दिया हुआ है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और अनुच्छेद जो 75 का 1 है उसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। साथ ही जो 75 का 2 है उसमें बोला गया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। और जो 75 का 4 है इसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पद की शपथ लेनी होती है। और एक 75 का जो 5 होता है इसमें है कि कोई मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि के समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 75 के 6 में है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करेंगे और जब तक संसद ऐसा अवधारित नहीं करती है तब तक वे द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। अगला है, किस वर्ष फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जापान में हुई थी? तो फुकुशिमा जो परमाणु दुर्घटना हुई थी यह 2011 में हुई थी। हमारा आंसर डी हो जाएगा। साथ ही याद रखना है, एक होता तोकाईमुरा जो त्रासदी हुई थी ये भी जापान में हुई थी 1999 में। और एक चेरनोबिल त्रासदी हुई थी यूक्रेन में हुई थी 1986 में। और एक विंड स्केल यूके में हुई थी 1957 में। और एक किस्तिम रूस में हुई थी त्रासदी 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है?
तो जो कलिंग पुरस्कार होता है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1952 में की गई थी। और इस पुरस्कार को शुरू करने का जो श्रेय है कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का मुख्यालय है। तो जो भाविनी का मुख्यालय है यह चेन्नई में है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की बात करते हैं तो 1954 में मुंबई में हुई थी। और भारतीय विज्ञान संस्थान यह बेंगलुरु में स्थित है। और एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है यह दिल्ली में है। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान यह चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फ्री स्टाइल जो शब्द है यह तैराकी से जुड़ा हुआ है। और एक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल, ये सभी तैराकी से संबंधित वर्ड है। और जो सर्विस होता है सर्विस, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस, ये सभी टेबल टेनिस से संबंधित वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद ये तो सब लोग जानते ही होंगे, इजराइल की गुप्तचर संस्था है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। एक होता है अल मुखबरात, यह इराक की गुप्तचर संस्था हो जाएगी। और एक होता है केजीबी या जीआरयू, यह रूस की हो जाएगी। और एक सवाक होता है, तो सवाक जो होता है यह ईरान की गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मनु भाकर है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से मनु भाकर को सम्मानित किया गया है। साथ ही बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर 2024 शीतल देवी को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 मिताली राज को मिला है। और बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 अवनी लेखरा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? यह विनोद कुमार शुक्ल को दिए जाने की घोषणा की गई है। और विनोद कुमार जो शुक्ल हैं यह छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा अंतर ब्रेल डेबिट कार्ड शुरू किया गया है। अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतर ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। और इस कार्ड पर दिए गए निर्दिष्टों में दृष्टिबाधित जो होते हैं वह आसानी से कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। और यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से अपनी वित्तीय कार्य को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते असर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले आ जाएगा नालंदा हो जाएगा, फिर मुंगेर हो जाएगा, फिर पटना हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरीकरण मामले में 3 शीर्ष जिले जो हो जाएंगे पटना, मुंगेर और नालंदा हो जाएंगे। और पटना जिले में शहरीकरण का जो उच्चतम स्तर है 44.3% है। इसके बाद मुंगेर हो जाएगा 28.3% और नालंदा जो हो जाएगा यह 26.2% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें महोत्सव दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, मिलान करना है। बेदी नकलम महोत्सव जो होता है यह मेघालय में मनाया जाता है। साथ ही है लोंगोटे महोत्सव, यह अरुणाचल प्रदेश का है। और एक है फूलदेई महोत्सव, तो फूलदेई महोत्सव जो होता है उत्तराखंड में होता है। और नुआखाई जो होता है यह उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का थीम क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का थीम था बी पार्ट ऑफ द प्लान। हमारा आंसर ये हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और एक होता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यह 23 मार्च को मनाया जाता है। और 2024 में इसका थीम था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया और इसका थीम रखा गया था फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया हैं जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो इसके सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इसके अनुसार NSIL 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है SSLV से प्रक्षेपित करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है। ये सही स्टेटमेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना जो है COP15 के दौरान की गई थी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। जून 2024 में दक्षिण अमेरिकी जो देश है पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया और जो 99वां देश था यह स्पेन बना। साथ ही याद रखेंगे जो 104वां देश बना है यह अर्मेनिया बना है और इसका स्थापना 2015 में हुआ था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह मॉरिशस में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के 2 जिले हैं बांका और पश्चिम चंपारण, इनको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और यह घोषणा के बाद राज्य में केवल 8 जिले नक्सल प्रभाव से प्रभावित रह गए हैं। उसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र अभी बचे हुए हैं 8, औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटाला से बचाव अभियान को प्रारंभ किया गया है? यह मेटा के द्वारा किया गया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार और मेटा ने घोटाला से बचाव अभियान का शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आया है पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024। इसके अनुसार भारतीय नदियों में 6327 डॉल्फिन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में शामिल उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही त्रिपुरा की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला जिसका विषय था शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है? तो यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, इसके द्वारा गिद्ध गणना 2024 पहल की शुरुआत की गई है। जो WWF है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने 7 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक वल्चर काउंट 2024 परियोजना शुरू की और यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ संरेखित है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है भारत में गिद्धों की आबादी की गणना और आकलन करना है और यह विशेष रूप से गंभीर लुप्त प्राय गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। परियोजना का उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।